हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे करड़ी में, मतलब जो भी करड़ी में संख्या होती है वो अपर में होती है और उन्हें सिद्ध करना बताएंगे आप लोगों को कि जो भी करड़ी में संख्याएं होती है तो प्रश्न में पूछता है। और यह अनिवार्य होता है कि हर एग्जाम में, हर साल बोर्ड के एग्जाम में इसे पूछा जाता है। कह देगा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, या करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, या करड़ी में चार एक अपरिमेय संख्या है। चार नहीं कहा, चार तो परिमेय संख्या हो जाएगी। करड़ी में पांच एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं दे देगा और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, माना यम एक अभाज्य संख्या है। माना यम क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो माना यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम पी को भी विभाजित करेगा। यदि यम एक अभाज्य संख्या है तो यदि यम पी स्क्वायर क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसे मान लीजिए कि 15 है। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 15, पाँच कोई इसका वर्ग है। आप 5 से जब इसको विभाजित करेंगे तो बताइए 15 को होता है 225। तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 5 चौके 20 और 50 25। तो अगर वर्ग ना करे, उसके केवल वर्ग को हटा दें। वर्ग क्या करें? हटा दें। अगर 5 से विभाजित करें तो 20 संख्या क्या हो जाएगी? पूरी पूरी कट जाएगी। इसके कहने का मतलब यही है कि यदि यम, इतना ध्यान दीजिए कि जो यह संख्या है अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य। यदि यह संख्या अभाज्य है तो यदि इस अभाज्य संख्या से किसी के वर्ग में भाग दें, अगर भाग पूरी पूरी चल जाए तो वर्ग हटा दें, तब भी भाग का हो जाएगी, पूरी पूरी चल जाएगी। तो इस नोट को आप लोग ध्यान दीजिए कि माना यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इतना नोट आप लोग अवश्य याद कीजिए। देखिए अब चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो एक बात और गौर कीजिए कि जो करड़ी में हो अपरिमेय संख्याएं, हम सदैव उसके विरोधाभास चलते हैं। जैसे हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम मान लेंगे कि करड़ी में दो का एक परिमेय संख्या। यह सदैव ऐसे ही लगाएंगे। जब भी प्रश्न में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहे तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। करड़ी में 3 कहे, करड़ी में 5 कहे, करड़ी में 7 कहे, चाहे करड़ी में 2 कहे, सबको सिद्ध करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। तो वह पैटर्न क्या होता है कि सभी जो दी रहती है संख्याएं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसको हम मान लेते हैं परिमेय, और परिमेय मानकर उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं, अपना अनुमान लगाते हुए, अपना सवाल लगाते हुए। यदि सवाल लगाते लगाते यदि कहीं सवाल में कहीं गलत हो जाए या गलती आ जाए, हमसे गलती ना, मतलब जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर वह गलती आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा माना हुआ कथन क्या है? गलत है। अतः जो माने हैं वह परिमेय न होकर क्या? एक अपरिमेय है। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। और आप लोग जानते हैं कि करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ खास बात और होती है, Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए करड़ी में दो को हम माने परिमेय संख्या, तो
परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या। अब देखिए सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न रहे। जैसे मान लीजिए हम कह दें 10 बटे में ले लें 8, या ले लेते हैं 8 बटे में 10। अब देखिए तो ये सभाज्य नहीं है, क्योंकि जब इन्हें कटाएंगे तो 2 चौक 8, 2 5 10 आएगा 4 बटे 5। अब ये दोनों का है सभाज्य। जैसे 8 था तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, और जब इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो जब इनका HCF 2 आ गया अतः यह सभाज्य नहीं है। लेकिन 4 और 5 जब निकालेंगे HCF तो 2 गुणे 2 5 करेंगे 5 गुणे 1, तो बताइए इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो वे संख्याएं सभाज्य कहलाती है, और सभाज्य संख्याओं के अनुपात को ही बोलते हैं परमेय संख्या। इतना आप लोग याद रखिए। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न एक और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं हम 9 और 16, तो 9 गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1, ऐसा करेंगे 16 का तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 9 4 9 8 9 16 गुणे 1। तो बताइए इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब एक भी गुणनखंड ना मिले अर्थात HCF कितना हो, 1 हो, तो इन दो संख्याओं को बोलेंगे सभाज्य संख्या। देखिए यह अविभाज्य है, यह अविभाज्य है, लेकिन जब दोनों को आपस में कहेंगे तो दोनों क्या है, सअभाज्य। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन संख्याओं को बोलते हैं सभाज्य संख्या। उसी तरह P और Q भी क्या है, सभाज्य संख्या। इसका मतलब कि इनका और इनका HCF निकालेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ मिलना नहीं चाहिए। अब देखिए चलते हैं टॉपिक पर। तो आप लोग याद कर लीजिए ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो या जिनका HCF कितना हो, 1, उन्हें कहते हैं सभाज्य संख्याएं। अब देखिए अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो बटा में 1 मान लीजिए, तो P का गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा, P बराबर करड़ी में 2 इंटू Q। अब कर दे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 2 Q का स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, इंटू का आएगा Q स्क्वायर। अब यहाँ से Q स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे में 2। जब Q का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, P के बटे में। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। जब यहाँ से हम Q स्क्वायर का मान निकालेंगे, देखिए हम इसको लिखे हैं करड़ी में 2 को P बटा Q, क्योंकि करड़ी में 2 को एक परमेय संख्या माने हैं। अब परमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ तिर्यक गुणा किए हैं तो P बराबर क्या आ गया है, करड़ी में 2 इंटू Q, और दोनों पक्षों का क्या कर दिया है, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग दोनों को जाएगा, और जब किसी करणी का वर्ग करते हैं तो करणी क्या हो जाती है, हट जाती है, और Q स्क्वायर। अब यहाँ से हम Q स्क्वायर का मान निकालने हैं। अब देखिए P और Q सभाज्य, और सभाज्य संख्या एक पूर्णांक होती है, क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। तो बताइए जब 2 से P स्क्वायर में भाग दे रहे हैं, 2 से P स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक। पहले ही हम बताएं कि P और Q क्या है, सभाज्य। सभाज्य का मतलब पूर्णांक होता है। यदि पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। जैसे 2 पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा 4, अभी एक क्या है, पूर्णांक। तो बताइए यह अभी एक पूर्णांक, यह क्या है, एक पूर्णांक है, इसका मतलब यह अभी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से
पी स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटे में 2 एक पूर्णांक है, अतः 2 पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। तो ऊपर में बताया है कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या से भाग जाए तो वर्ग हटा दे, तब भी संख्या में क्या करेगी, भाग पूरी पूरी चल जाएगी। इसलिए P भी 2 से भाज्य होगी, P भी 2 से भाज्य होगी। तो हम लिख सकते हैं कि P बटे में 2, आज जब पूरी P भी 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। इसका मतलब P में पूरा पूरा 2 से भाग चला जाएगा, और जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। आप उसको मान लेते हैं K1। अब यहाँ से P का मान निकालिए, तो P बराबर क्या आएगा, 2K1, समीकरण नंबर 2। अब P का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान कितना है, 2K1, तो पी के स्थान पर 2K1 ऐसा कर देंगे स्क्वायर बटे में 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 4K1 स्क्वायर बटे में 2 दूना के 4। तो क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2K1 स्क्वायर। अब यहाँ से K1 का मान निकालिए, तो क्या गुणा में 2 है, कहाँ जाएगा, भागा में। तो क्यू स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर K1 स्क्वायर। अब बताइए K1 एक पूर्णांक था, क्योंकि P में 2 से पूरा पूरा भाग गई है तो एक पूर्णांक मिला है। अब पूर्णांक का वर्ग भी क्या होता है, पूर्णांक। यह पूर्णांक के बराबर है, इसका मतलब इसमें इसके वर्ग में 2 से पूरा पूरा भाग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बटे में 2 एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर बटे में 2 एक पूर्णांक है, अतः 2 क्यू स्क्वायर को पूरी पूरी विभाजित करेगा। इसलिए क्यों इसका वर्ग हटाने पर, इसका वर्ग हटाने पर भी 2 से भाज्य होगा। अब बताइए जब 2 से भाग होगा तो जब क्यू में हम 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक, और उसको मान लीजिए K2। अब क्यू का मान निकालिए तो क्या आएगा, 2K2, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, अब P का मान कितना आया था हम लोग का, P का मान आया था 2K1। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 देखिए, समीकरण 2 क्या है, P बराबर 2 गुणे K1, और समीकरण 3 क्या है, Q बराबर 2 गुणे K2। अब बताइए जब इनका HCF निकालेंगे हम लोग, कितना रहा है, 2। हम लोग क्या माने हैं कि P और Q क्या है, सभाज्य संख्या, और सभाज्य संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2, अतः हमारा माना हुआ कथन क्या है, गलत। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है। अतः करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और ध्यान समझ लीजिए कि जब भी इस प्रकार की संख्याओं को हमें सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो सबसे पहले इसे मान लेंगे हम लोग परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या। और सभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1, या जिनका उभयनिष्ठ गुणन कितना हो,
जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ऐसी संख्याओं के हम कहते हैं अब सभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ तिरक गुणा कर दिए हैं, तो पी का गुणा करेंगे एक में तो कितना आएगा पी, इतना गुणा किए और दोनों पक्षों का कर दिए हैं वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से करनी हट जाएगी। अब यहाँ से जब दो गुणा में कहाँ जाएगा, भागा में। तो बताइए जब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। जब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, क्योंकि पी और क्यू सभाज्य संख्या माने हैं और सभाज्य संख्या एक पूर्णांक भी होती है। तो पूर्णांक का वर्ग के तो पूर्णांक मिला है, इसका मतलब यह भी एक पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक कैसे होगा, जब दो से पूरी पूरी भाग जा रही होगी। अगर मान लीजिए 4/2 लिखे, इसका मतलब पूरी पूरी भाग जा रही है, और जब पूरी पूरी भाग जा रही है तो क्या मिल रहा है, पूर्णांक। यदि हम कह दें 5 है, इसमें 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी, और जब 2 में पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी 2 से 5 में, तो क्या आएगा 2.5, अतः यह पूर्णांक नहीं है। अतः बताइए यह पूर्णांक पूर्णांक बराबर है, इसका मतलब यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है। अब बताइए अगर इसको हम पूर्णांक कहें तो क्या ये दोनों पूर्णांक आपस में बराबर हैं, नहीं, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब यह भी पूर्णांक नहीं है। तो बताइए यह पूर्णांक है, अपूर्णांक का वर्ग भी क्या होता है, पूर्णांक। आया इसके बराबर है, इसका मतलब यह एक पूर्णांक है। आया पूर्णांक कब होगा, जब 2 से पूरी पूरी भाग जा रही होगी तब। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटा में 2 एक पूर्णांक है, अतः पी स्क्वायर 2 से क्या है, भाज्य। पी स्क्वायर 2 से भाज्य, इसका मतलब कि 2 पी स्क्वायर को पूरी पूरी विभाजित कर रहा है। नोट बताए हैं कि जब कोई अभाज्य संख्या पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब उसका वर्ग घटा दें तब भी वो क्या होगी, 2 से भाज्य हो जाएगी। जब 2 से भाज्य हो जाएगी तो उस संख्या में जब 2 से भाग देंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि जब भाग पूरा पूरा जाएगी तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। क्या मिलेगा, पूर्णांक। अब यहाँ से p का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो p का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पे देंगे, 2 क्यों हो गया। अब p का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर q का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो देखिए p के स्थान पर कितना रखे हैं, 2k1, तो 2 का वर्ग 4 और k1 का वर्ग k1 स्क्वायर। अब 2 से 2 कटा दिए, 2 दूना के 4, तो कितना बचा, 2k1 स्क्वायर। अब बताइए यहाँ 2 गुणा में है, यह कहाँ जाएगा, भागा में। तो जब 2 गुणा में है तो इसे कहाँ भेजेंगे, भागा में। अब भागा में भेज दिए, तो बताइए k1 एक पूर्णांक था और उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक, और यह इसके बराबर है, इसका मतलब यह भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक कब मिलेगा, जब 2 से पूरी पूरी भाग जा रही होगी, अतः 2 क्यू स्क्वायर को पूरी पूरी विभाजित करेगा, और जब इसका वर्ग घटाएंगे तब भी 2 से पूरी पूरी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्यू 2 को विभाजित करेगा तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो क्यू का मान निकालिए 2k2, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 से। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे, देखिए इसमें भी खंड 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब इससे कितना मिल गया, 2। लेकिन हम लोग मानते कि पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1। अतः हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, गलत। इसलिए हम कह सकते हैं कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए इसी प्रकार यदि सिद्ध करना हो हमें, अगर दे दे इसी प्रकार सिद्ध करना हो कि करड़ी में 3, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, मान लेंगे माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और क्यू क्या है, सभाज्य संख्याएं, और सअभाज्य संख्या एक पूर्णांक होती है। और ध्यान दीजिए जब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे सदैव क्या मिलेगा, पूर्णांक। मान लीजिए 3 पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। और यदि किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग दें और वह पूर्णांक के बराबर है, इसका मतलब कि उस जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं पूरी पूरी भाग जा रही है, तभी पूर्णांक का है बराबर।
यदि 5 में हम 2 से भाग दें तो बताइए कितना आएगा, 2.5। यह पूर्णांक नहीं है, यह भी पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक इसलिए नहीं है क्योंकि 5 में 2 से पूरे पूरे भाग नहीं जा रही है। तो देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए या पहले गुणा कर लीजिए। इसके बटा में 1 मान लीजिए और दोनों पक्षों का गुणा कर दीजिए। तब पी का गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा, पी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 3 क्यू। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकालिए तो यह गुणा में है, कहाँ जाएगा, भागा में। देखिए जब बराबर की इस साइड गुणा में है तो जब इस साइड लाएंगे कहाँ जाएगा, भागा में। तो पी स्क्वायर बटे में 3 बराबर क्यू स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3। अब बताइए क्यू, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य। असहभाज्य पूर्णांक होती हैं, तो पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा और यह इसके बराबर है। इसका मतलब 3 से पी स्क्वायर का पूरा पूरा विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः इस प्रकार लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटे में 3 एक पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटे में 3 एक क्या है, पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटे में 3 एक पूर्णांक है। इसका मतलब कि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, अतः या इसलिए पी भी 3 से भाज्य होगा। और जब पी में 3 से भाग देंगे अब पूरा भाज्य होगा तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। तो जब पी में भाग देंगे किससे, 3 से, तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। क्या मिलेगा, पूर्णांक। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से पी का मान निकाल लीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, 3k1। समीकरण नंबर 2। अब पी का मान उठाइए और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3। अब यहाँ पर p का मान रखिए। देखिए p का मान कितना है, 3k1। तो क्यू स्क्वायर बराबर रख देंगे 3k1 का स्क्वायर बटा में 3। तो बताइए क्यू स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और k1 स्क्वायर बटे में 3, 3 कम 3, 3 3 के 9। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3k1 स्क्वायर, 3k1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए गुणा में 3 है जब बराबर की साइड गुणा में, तो इधर का आएगा बटा में। तो क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 3 बराबर k1 स्क्वायर। अब k1 एक क्या था, पूर्णांक। k1 क्या था, एक पूर्णांक। और जब पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। और यह भी क्या होगा, पूर्णांक, क्योंकि जब पूर्णांक के बराबर है इसका मतलब क्यू स्क्वायर बटे में 3 भी एक पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक होगा कब, जब 3 से पूरा पूरा भाग जा रही होगी तब। इसका मतलब कि जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो अतः क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो जब क्यू 3 से भाज्य होगा तो क्यू में जब 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक। क्योंकि जब पूरी पूरी भाग जाएगी तो मिलेगा पूर्णांक। अब पूर्णांक को मान लीजिए k2। यहाँ से क्यू का मान निकाल लीजिए, तो क्यू बराबर 3k2, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 क्या था, p का मान p बराबर 3k1। और समीकरण 3 क्या है, q बराबर 3
K2। अब बताइए जब इनका HCF हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 3। हम लोग क्या माने थे कि P और Q क्या है सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर P और Q का HCF कितना मिल गया 3। अतः हमारा माना हुआ कथन क्या है गलत। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है, इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। आज के लिए ये 2 सवाल, धन्यवाद। अब आप लोग कल पढ़ाएंगे या कल के बाद जो पढ़ाएंगे वो अगला सवाल क्या होगा कि एक परिमेय होगी और एक परिमेय, जैसे मान लीजिए 5 माइनस करड़ी में 3 या 3 प्लस करड़ी में 2 ऐसी संख्याएं देगी और कहेगा कि नहीं सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, या बोल सकता है दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या कह देगा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।